नमस्कार दोस्तों। आज हम बालू फॉर्ज इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक रिव्यू करेंगे, इसका स्टॉक एनालिसिस करेंगे। मुझे लगता है बालू फॉर्ज बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है, बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस दैट a lot of people want me to do the analysis for Balu Fort, so I'm hoping a lot of people would find this video very helpful, right? So मेरा जो परसेप्शन था बालू फौज के बारे में, बिफोर आई केम अक्रॉस दिस कंपनी, बिफोर आई रेड दिस कंपनी, बिफोर आई एनालाइज दिस कंपनी, वो ये था कि बालू फौज एक ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक कंपनी है एंड इट वर्क्स विद ऑल दीज बिगर OEMs लाइक मर्सिडीज बेंज, BMW। इट्स एन ऑटो एंसिलरी कंपनी एंड ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो होते हैं बाई डिफ़ॉल्ट वो B2B कंपनीज होते हैं, और B2B कंपनीज का जो ग्रोथ होता है बहुत लंपी ग्रोथ होता है। तो 2 साल ग्रोथ आता है, उसके बाद 2 साल ग्रोथ नहीं आता है, तो समझ में नहीं आता है कि स्टॉक को रखना है या बेचना है, साइकिल में कहाँ पे स्टॉक ऊपर है या नीचे है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन एटलीस्ट मुझे होता है ऑटो एंसिलरी कंपनीज के बारे में। इसलिए जितना मुझे याद है इस चैनल पे मैंने अभी तक एक ऑटो एंसिलरी कंपनी कभी एनालाइज नहीं की है, राइट। और दूसरी बात जो रहता है कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज का मुझे बिजनेस मॉडल काफ़ी कमज़ोर लगता है, बिकॉज ऑन द डिमांड साइड दे हैव ऑल दीज बिगर OEMs लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, मर्सिडीज बेंज, BMW, नेम इट, राइट, जिनके साथ उनका बार्गेनिंग पावर बहुत कमज़ोर होता है, राइट। सो दे वर्क ऑन अ कॉस्ट प्लस मॉडल, राइट। तो जो भी माल उठाते, जो भी रॉ मटेरियल उठाते, उसके ऊपर जो भी काम करके एक 15-20% का अगर मार्जिन लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये जो बड़ी कंपनीज होती है, जो बड़ी OEMs होती है, वो ठोक पीट के उसको 7% 8% कर देते थे। जस्ट arm twist all these smaller auto ancillary players to kind of get the best, extract the best margins for themselves, right? तो बार्गेनिंग पावर डिमांड साइड पे काफ़ी कमज़ोर होता है, सप्लाई साइड पे भी काफ़ी कमज़ोर होता है, बिकॉज यू प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द लाइक्स ऑफ टाटा स्टील, हिंडाल्को, you're procuring steel, you're procuring aluminum, so you do not have a lot of bargaining power with your suppliers as well, unless you have enough scale, unless you have enough volume. तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो प्रोडोमिनेंटली B2B कंपनीज होते हैं, इनका बार्गेनिंग पावर मुझे हर वक्त कमज़ोर लगता है, राइट। तो बिजनेस मॉडल कमज़ोर लगता है बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ बार्गेनिंग पावर ऑन द डिमांड साइड एज वेल एज ऑन द सप्लाई साइड, जिसके कारण इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत फ्लक्चुएट करता है। सो व्हेन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट्स अ लॉट, इट इज़ वेरी एविडेंट दैट द कंपनी डज नॉट हैव प्राइसिंग पावर। तो मैंने बालू फौज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा, राइट। तो बालू फौज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, डेटा बालू फौज का पिछले 3 साल का ये हमारे पास है, द डेटा दैट वी हैव इज सिंस 2021। और इसका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखा तो देयर वाज नो काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इन फैक्ट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंडेड फ्रॉम 9% to 13% to 15% to 21% राइट नाउ। और अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर्स का भी देखेंगे, इवन फॉर दिस काइंड ऑफ ईयर और दिस फिस्कल, राइट, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ दिस कंपनी आर प्रीटी हैंडसम, राइट। तो अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे, राइट, फॉर द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स इट वेंट टू 29% to 26%। तो मुझे जो फ्लक्चुएशंस नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था, द फैक्ट दैट दिस इज एन ऑटो एंसिलरी कंपनी, वो फ्लक्चुएशंस मुझे इस कंपनी में नहीं दिखे। तो फिर मैंने भारत फौज को एक देखा, जो इट्स अ बिगर कंपनी, इट्स अ बिगर कंपनी, इट इज़ अ बिगर मार्केट कैप कंपनी। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुआ। सो एट वन एंड इट वाज एट 13% एट द लोअर एंड, एंड एट द टॉप एंड इट वाज एट 21%। तो क्लियर कट समझ में आ रहा है कि प्राइसिंग पावर जो ये कंपनीज होते हैं जो क्रैंक शाफ्ट्स बनाते हैं, मैंने कंपनी के बारे में बात नहीं किया, कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, आई विल कम टू दैट, बट ये जो कंपनीज होते हैं, जो सेक्टर होता है, इसमें थोड़ा प्राइसिंग पावर का दिक्कत है। बालू फौज का हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है, आई मीन कंप्लीट डेटा इन द सेंस द डेटा दैट वी हैव इज सिंस मार्च 2021। तो अगर दैट्स व्हाई आई काइंड ऑफ रिफर्ड भारत फौज ओवर हियर, राइट। तो थोड़ा बालू फौज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, व्हाट डज द कंपनी डू। सो तो इट्स अ फोर्जिंग कंपनी। तो ये कंपनी जो है ये क्रैंक शाफ्ट्स बनाती है। तो क्रैंक शाफ्ट्स जो है ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे जो व्हीकल्स में क्रैंक शाफ्ट्स इस्तेमाल होते हैं। क्रैंक शाफ्ट का काम ये होता है कि यू हैव एन इंटरनल कंबशन इंजन, उसमें क्रैंक शाफ्ट फिट किया जाता है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्रैंक शाफ्ट the internal combustion engine passes the power to the vehicle, to the wheel of the vehicle, so that the vehicle moves ahead, right? तो जो पावर होता है वो जब इंजन से व्हील तक जाता है गाड़ी के, तो गाड़ी आगे जाती है। तो
क्रैंकशाफ्ट इज अ कैटलिस्ट इन दिस प्रोसेस, राइट? तो एक तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आई होप यू नो दिस इज समथिंग विच वी बीन टॉट इन फिजिक्स। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है जो स्टैटिक होती है यहाँ पे, एंड देन यू नो जब पिस्टन्स काम करना शुरू करते हैं तो जो पावर होता है दैट गेट्स पास्ड ऑन टू द व्हील्स ऑफ द व्हीकल एंड देन द व्हीकल मूव्स अहेड। तो वो जो पासिंग ऑन द पावर जो होता है दैट इज समथिंग विच इज डन बाय क्रैंकशाफ्ट। और क्रैंकशाफ्ट को बनाने की पद्धत को फॉर्जिंग कहते हैं। इसलिए ये जो कंपनीज हैं इनको, इनके जो सेकंड नेम है, सर नेम है इनका, एक तरफ फॉर्ज होता है। तो बालू फॉर्ज है, भारत फॉर्ज है, रामकृष्ण फॉर्जिंग्स है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दीज क्रैंकशाफ्ट्स इज कॉल्ड फॉर्जिंग। तो दैट्स व्हाई दीज कंपनीज आर कॉल्ड, यू नो, द सरनेम्स ऑफ दीज कंपनीज एंड विद फॉर्ज और फॉर्जिंग, राइट? तो so this company is you know it's a 30-year-old company, करीबन 25 OEMs के साथ काम करती है, राइट? 80 कंट्रीज को एक्सपोर्ट्स करती है, राइट? इनकी कैपेसिटी बहुत रिसेंटली डबल हुई थी जब इनको मर्सिडीज बेंज का एक ऑर्डर मिला था। तो वो एक यू नो दैट्स इट्स बिकॉज ऑफ दिस इन द लास्ट 3 to 4 years। अगर आप देखो स्टॉक प्राइस भी इस कंपनी का काफ़ी ऊपर गया है, राइट? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज ट्रेडिंग एट 200 levels a year back, right? But if you see very recent numbers, the stock price went up in the run up of last 2.5 years. But for the last 6 months it's been consolidating, and it's been consolidating in a downward manner, right? So if you look at this company, you know, the client mix over here is 45% agricultural sector के clients हैं इनके, right? कुछ power generation के clients है। So it's a B2B company, it works with all these bigger clients। and जो ये theme है इस company का, right, it's more of China plus one, right? तो you see all these you know major companies in the world, they are diversifying their supply chains and they are moving away from China. They are obviously not moving to countries like Europe and the US because you know the production cost over there is very very high. So the option that they have, if China is not in the picture, then the option that they have is India, right? So जो the theme यहाँ पे है इस company का, right, it's China plus one with a solid manufacturing push, right? डिफेंस के कंपनीज के साथ बहुत ज़्यादा ये काम करती है। तो डिफेंस के जो डिफेंस और ट्रेन्स के जो व्हील्स है वो ये कंपनी बनाती है। डिफेंस में आपका जो भी हाइड्रोलिक प्रेशर के जो भी ब्रेक्स होते हैं, क्लचेस होते हैं, राइट, वो ये कंपनी बहुत सारे एंसिलरी प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड ऑब्वियसली इट वर्क्स विद एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव, नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज इज वेल, राइट? तो इस कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, and then we'll kind of get a very good idea of what to expect from this company. So this is a precision engineering company. It is in the auto ancillary space, but it's more of a precision engineering company. It makes crankshafts which go into the internal combustion engines of vehicles that we see, right? If you look at the pros and cons of this company, तो ये कंपनी एक बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है। इफ़ यू लुक एट द डेटा, द सेल्स डेटा, right, or the EPS growth, it is a very high growth company. The sales growth for the last 1 year, it's more than 25%. The EPS growth for the last 1 year, it's more than 25%, right? अगर आप reinvestment rate देखोगे for the last 5 years, it's 108%, right? So it's a high growth company. Even if you look the numbers for the last 2-3 years, अगर आप यहाँ पे देखोगे, right, पिछले 3 साल का compounded sales growth 58% है, पिछले 4 quarters का compounded sales growth 56% है, phenomenal numbers। पिछले 3 साल का compounded प्रॉफिट ग्रोथ 131% है, पिछले 1 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, पैट ग्रोथ 111% है। तो ये एक बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है विदाउट एनी डाउट। और इसका जो स्टॉक प्राइस ऊपर गया है इतना, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ दैट द कंपनी गेव, राइट? इवन इफ यू लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स विच वी डिस्कस्ड रिसेंटली, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैव बीन एक्सपैंडिंग इन द लास्ट 2-3 years। तो वो एक बेहतरीन चीज़ निकली इस कंपनी के बारे में, राइट? इवन इफ यू लुक एट द नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, द नेट प्रॉफिटेबिलिटी is more than 10%। तो नॉर्मली B2B कंपनीज की नेट प्रॉफिटेबिलिटी हायर सिंगल डिजिट्स में होती है, 7%, 8% में। बट इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग B2B company, in spite of being an auto ancillary, the net profitability margins of this company are at 17%, which are really really good net profitability margins। इस कंपनी के बैलेंस शीट पे मुझे कोई डेट नहीं दिखा, तो बैलेंस शीट ठीक ठाक लगी, कोई डेट नहीं लगा, राइट? तो इस कंपनी का अगर आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखोगे, पिछले बहुत रीसेंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस करीबन 400 करोड़ का है, और कंपनी का जो FY24 का रेवेन्यू करीबन 500-550 करोड़ का है। तो इसका मतलब जो कंपनी है
वो काफ़ी केपेक्स कर रही है, एंड वेरी रिसेंटली इट रेस्ड 500 करोड़ इन सितंबर 2024। और ये 500 करोड़ जो रेस किए, इट इज़ नॉट टू क्लियर ओल्ड डेट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, क्योंकि डेट बैलेंस शीट पे था ही नहीं, तो पुराना डेट, पुराने पाप धोने की बात ही नहीं आती। द 500 crores that the company has raised, it is going to use this money to kind of do further capex, right? तो इनकी कैपेसिटीज जो है करीबन 16,000 टन पर एनम की जो कैपेसिटी थी जब उनको मर्सिडीज बेंज का ऑर्डर मिला, सो दैट कैपेसिटी वेंट टू अराउंड 32,000 टन्स पर एनम, एंड दे वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटी फर्दर टू 72,000 टन्स पर एनम, क्योंकि उनका ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो रेलवेज के ऑर्डर्स है, डिफेंस के ऑर्डर्स है, एरोस्पेस के ऑर्डर्स है, राइट? तो फॉर्जिंग इंडस्ट्री जो है, इट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी minimal growth rate of around 7% in India as well as across the world, but this is decent growth rate for the forging industry. And there are a lot of orders that companies like these get from automotive and non-automotive, mostly aerospace kind of a sector across the world, right? So इस कंपनी ने करीबन 500 crores का एक तरह से फंड रेज किया, एंड दे वुड बी यूजिंग इट टू काइंड ऑफ फर्दर देयर R&D, डू अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन सो दैट दे कैन कम अप विद बेटर प्रोडक्ट्स, राइट? तो इस कंपनी का एक और एडवांटेज मुझे दिखा कि जो इंस्टीट्यूशनल स्टेक्स है इस कंपनी में काफ़ी कम है, तो ज़्यादा FIIs DIIs नहीं है, तो थोड़ा हिडन है ये कंपनी, बहुत कम लोगों को मे भी पता है इस कंपनी के बारे में। इन्वेस्टर्स भी मुझे ज़्यादा नहीं दिखे, कुछ 72,000 रिटेल इन्वेस्टर दिखे मुझे इसमें। सो द लोअर इंस्टीट्यूशनल स्टेक्स समटाइम्स वर्क, इट्स अ वैलिडेशन दैट समटाइम इट कुड बी अ वैलिडेशन दैट द कंपनी इज़ अ ग्रेट कंपनी, बट इट कुड ऑल्सो मीन दैट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट वेरी फ्यू पीपल और एटलीस्ट द इंस्टीट्यूशंस डू नॉट नो मच about this company, right? So these are some of the pros of the company. तो काफी clear cut दिख आया कि there is a strong predictability in growth. ये जो 400 करोड़ का capex आ रहा है, it's going to increase the revenues in the next couple of years. इनके पास वो order book है जिसके लिए वो लोग ये capex कर रहे हैं. So there is strong predictability in growth. The profitability of the company is really good. 10% से ज़्यादा net profitability margin है. It's a good thing, right? Return on equity, return on capital employed is more than 25%. So long-term sustainability of the company is pretty much evident as well. तो अगर आप return on equity, return on capital employed देखोगे, पिछले 5 साल का डेटा नहीं है हमारे पास, पिछले 3 साल का डेटा है, तो 29% है ROC एंड ROE 24% है। इसका मतलब अगर मैनेजमेंट अपने बिजनेस में 100 रुपीज़ लगा रहा है साल दर साल, तो उसको 29 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, बिजनेस को 29 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। और कोई अगर इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है 100 रुपये, तो उसको 24 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है एक तरह से साल दर साल। सो 29 से अगर बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है, तो ट्रिकल डाउन होकर 24% से एक तरह से इन्वेस्टर को भी फ़ायदा हो रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एक B2B कंपनी अगर 25% ROE ROC दे रही, सो इट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? तो these were some of the pros of the company. Now let's discuss quickly some of the cons of the company. बार्गेनिंग पावर की बात करी, बिजनेस मॉडल की बात करी, तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। तो CFO to EBITDA जो है, इट इज़ लेस देन 0.8। अगर आपको मैं एक्चुअल नंबर्स दिखाऊं यहाँ पे, तो अगर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, या P&L पे अगर कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी 254 करोड़ की दिखा रही है, बट जो उनका CFO है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, वो -33 करोड़ है। मतलब कंपनी काम तो कर रही है अपने कस्टमर्स के लिए, प्रोडक्ट्स उनको बना के दे रही है, बट प्रोडक्ट बेचने के बाद पैसा एक तरह से कलेक्ट नहीं कर पा रही है। तो CFO to EBITDA इनका एक तरह से -0.1 है, नेगेटिव है। मतलब प्रॉफिट्स दिखा रही है P&L पे, बट कैश फ्लोज नहीं है कंपनी के पास, कैश ही नहीं है कंपनी के पास, कैश फ्लोज कलेक्ट ही नहीं कर पा रही है, राइट? तो ये एक मेजर रेड फ्लैग है इस कंपनी में, एक मेजर रेड फ्लैग है कि इसका बिजनेस मॉडल इतना कमज़ोर है कि इट हैज़ वेरी पुअर बार्गेनिंग पावर विद इट्स कस्टमर्स। तो CFO to EBITDA इज़ वेरी वीक। अगर आप इसका डेटर डेज भी देखोगे, इट्स वेरी स्ट्रेच्ड, राइट? रिसीवेबल्स आ ही नहीं रहे हैं, बट जो भी आ रहे हैं वो भी काफ़ी देरी से आ रहे हैं। नॉर्मली जो रिसीवेबल डेज होते हैं, इट शुड बी in the range of around 80 to 100, but if you see the receivable days over here, it is more than 142. At one point of time it was 235. So if you look at the other companies, it's somewhere in the range, other companies in the same sector, the range is around 80 to 100. But if you look at the receivable days over here, it's 142, it was 235. तो एक तरह से पैसा आ नहीं रहा है, और जो पैसा आ रहा है वो बहुत देरी से आ रहा है। So this is again a major red flag in the
the operations of this company, right? तो कंपनी एक फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी, ऑब्वियसली करीबन 6,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का, स्मॉल कैप है, राइट? री इन्वेस्टमेंट रेट 108% है, तो ग्रो करना चाहती है, कैपिटल रेस किया है 500 करोड़ का, तो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी तो नहीं होगी. इट्स ओके टू हैव अ फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी, राइट? एक और चीज़ है, द प्रमोटर्स हैव डिक्रीज द स्टेक्स बाय 9% इन द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स. तो ये एक रेड फ्लैग तो नहीं है, बट ये एक हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट होता है whenever you kind of do any fundamental analysis, right? तो मुझे अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने हैं बालू फोर्ज के बारे में, तो आई थिंक इफ वन हैज़ टू बेट ऑन दिस कंपनी, इट विल बी द ग्रोथ दैट द कंपनी कुड गो, द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, राइट? ये जो 400 का केपेक्स किया जा रहा है, ये 500 करोड़ रेस किए जा रहे हैं, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो केपेक्स किया जा रहा है, जो ऑर्डर बुक की बात की जा रही है, सो देर इज इनफ प्रिडिक्टेबिलिटी इन ग्रोथ एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो डिसेंट इन दिस कंपनी, right? Long-term sustainability of the business is there because the ROE is more than 25, right? The self-sustainability in the business is not there. So ये एक thumb rule मैं use करता हूँ कि if the ROE, if the last 3 years ROE is more than the last 3 years sales growth, then the business model is a self-sustainable business model. If it is not, then there is not enough self-sustainability of the business. तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे, right? So if you look at the ROE over here in the last 3 years, it's 24%. मतलब business में पैसा बन रहा है, the returns in the business are around 24%, but the growth rate is at 58%. तो अगर कंपनी 58 या 60% से ग्रो कर रही है तो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है. तो अगर इतना फास्ट ग्रो कर रही है तो उसके लिए in order to fuel that growth it would require that kind of a capital, right? तो अगर इसका ROE 58 होता तो मैं समझ सकता था कि कंपनी से ही, अपने कैश अक्रूवल से, अपने इंटरनल सोर्सेज से ही कंपनी आगे बढ़ रही है. बट द फैक्ट दैट द ROE इज हाफ ऑफ द सेल्स ग्रोथ, द कंपनी हैज़ टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंडिंग. सो दैट्स व्हाई द कंपनी रेज्ड capital of 500 crores to fuel its growth. तो एक तरह से कंपनी इतना पैसा नहीं कमा रही है अपने आप में कि वो अपना खुद का ग्रोथ फ्यूल कर सके, इसलिए वो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ कैपिटल के पास जा रही है. डेट नहीं ले रही है बट इक्विटी डाइल्यूट कर रही है, राइट? डेट नहीं ले रही है बट इक्विटी डाइल्यूट कर रही है. इसके वजह से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस भी है, इन स्पाइट ऑफ द रियल ग्रेट ग्रोथ, द फास्ट ग्रोथ दैट द कंपनी हैज बीन गिवन, राइट? स्टॉक प्राइस आफ्टर सितंबर थोड़ा फ्लैटिश ही रहा, और जब ये मार्केट टूटना शुरू किया जनवरी में, तो एक तरह से ये स्टॉक प्राइस टूटना शुरू कर दिया यहाँ पे, राइट? सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट बालू फोर्ज. आई थिंक इट्स अ डिसेंट कंपनी, राइट? मुझे लगता है कि और ये स्टॉक प्राइस टूटेगा अगले 3 से 4 महीने में, 6 महीने, जब तक ये जो पेन है करंट स्टॉक मार्केट में, जो ये न्यूज़ फ्लो, जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, जब तक रहेगा तो ये स्टॉक प्राइस अच्छा टूटेगा, right? And at one point of time, the people who want to invest in these kind of companies, B2B companies, auto ancillary companies, precision engineering companies, उनको बहुत अच्छी knowledge है इन companies के बारे में, who have seen the cycles in these company, I'm sure you will get good price, a far better price than what it has got right now. मैंने इसके PE के बात नहीं की, I'll just show you the PE as well, right? तो यहाँ पे मैंने एक comparison, एक basic comparison किया है, right? I've mentioned Bharat Forge over here, Ramkrishna Forgings, Happy Forging and Balu Forging. तो market capitalization में Balu Forge सबसे एक तरह से छोटी कंपनी है, 6,000 करोड़ की कंपनी है, right? The sales growth has been pretty much, in the same 30 to 50 kind of a range for all these companies in the last 3 years. Profit growth भी अगर आप देखोगे, किसी भी कंपनी का profit growth खराब नहीं है. The worst over here, worst or not great profit growth that I see over here is 41%, but सारी कंपनीज ने पिछले 3 साल में अच्छा पैसा बनाया है, राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी में बालू फॉर्ज इज नंबर 1, राइट? भारत फॉर्ज इज 12%, बालू फॉर्ज इज 24%, राइट? एंड करंट पी अगर आप देखोगे तो काफ़ी रीजनेबल 30 रेंज में एक तरह से करंट पी लग रहा है, राइट? सारों का, एक्सेप्ट भारत फॉर्ज, द फैक्ट दैट इट्स अ मार्केट लीडर, इसका
पी ज़्यादा है। बट अगर जब मैं मीडियन पी देखता हूँ पिछले 5 साल का, राइट, सो इफ़ आई लुक एट रामकृष्ण फोर्जिंग्स, हैप्पी फोर्जिंग एंड बालू फोर्ज, राइट, ये भी पी करीबन 30-35 के रेंज में दिख रहा है, राइट। भारत फोर्ज का पिछले 5 साल का मीडियन पी 63 है, क्योंकि मार्केट लीडर है, राइट। तो एक तरह से पी जब मैं देख रहा हूँ, वैल्यूएशंस देख रहा हूँ, तो मुझे इतना ओवर वैल्यूड नहीं लग रही है, स्पेशली वॉट एवर करेक्शन दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, तो वो काफ़ी क्लियर कट दिख रहा है, राइट। अगर आप दूसरा देखोगे, जैसे मैंने बताया कि ईपीएस ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग है, तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी सही है, ऊपर ही जा रहा है, राइट। इवन इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ, जो मैंने नंबर्स में दिखाया वो मैं ग्राफ्स में दिखा देता हूँ। इवन इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ, it's going up, so it's a high growth company. There is a lot of predictability in the growth of this company. Profitability company की बहुत अच्छी है. Business model, I mean, bargaining power with the suppliers as well as with customers is very very weak, right? Cash collect नहीं कर पा रही है, इसलिए CFO to EBITDA कमज़ोर है, which is a red flag and it needs to be highlighted. But overall, if you see, it's a decent company. I think over the next 3 to 4 months, one would get this company at very reasonable rates, and if one wants to invest in this company, then one could wait for the prices to correct, right? So this was a brief about Balu Forge. I hope you found this analysis helpful. If you have, please like and share this video, and share this video with people who would find this video helpful, the analysis of Balu Forge helpful. And this is not a stock recommendation, guys. Please do your own research before you invest in the stock market.